हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपना हेमेटोलॉजी का फोर्थ चैप्टर करेंगे जो है हेमाटोक्रिट के ऊपर। देखिए, हेमाटोक्रिट और हीमोग्लोबिन कैलकुलेट करना, ये दोनों जनरली प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। अगर ये प्रैक्टिकल में नहीं आपसे पूछे जाएंगे तो श्योरिटी है कि ये शॉर्ट में या लॉन्ग में ज़रूर आएंगे। यानी कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको तैयार करने ही है। हर लैब में प्रैक्टिस कराया जाता है, तो लैब में भी आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, तो एक बार आप समझ लोगे तो थ्योरी लिखना ईजी रहेगा। ठीक है ना। तो हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस हिसाब से इसको ट्रीट कीजिएगा। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हेमाटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम एक इंपॉर्टेंट लैब टेस्ट है जो बताता है कि ब्लड में कितने रेड सेल्स का वॉल्यूम कितना है। ये टेस्ट अनीमिया आरबीसी की कमी को डिटेक्ट करने में मदद करता है। ठीक है ना। हेमाटोक्रिट यानी कि एक सेल के अंदर कितना हीम हमारा स्टोर्ड है, सीधे सीधे एक लाइन में ये समझिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे चैप्टर के। हेमाटोक्रिट टेस्ट मेथड को समझना, नॉर्मल वैल्यूज और रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन, और अनीमिया के टाइप्स को आइडेंटिफाई करना। आप लोग सोचते होंगे कि ये नोट्स में क्यों इंक्लूड कर रखा है ऑब्जेक्टिव चैप्टर का। देखिए, जो भी चैप्टर में स्टार्टिंग में मेंशन्ड होता है ऑब्जेक्टिव, वहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है हेमाटोक्रिट टेस्ट मेथड्स को समझना, तो इसका मतलब ये इसका जो मेन क्वेश्चन बनेगा वो हेमाटोक्रिट कैलकुलेशन पर ही बनेगा। तो अगर आप किसी भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को या लास्ट में जो समरी पॉइंट्स दे रखे हैं वो ज़रूर ढंग से करने होते हैं, क्योंकि उसी में से ही क्वेश्चन बैंक बनती है। ये जो कोर्सेज हैं सारे पुराने कोर्सेज हैं, और इनमें एक सर्टेन टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। तो वो भी डिफाइंड होता है कि भाई क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। एग्जामिनर के पास भी लिमिटेड ही चॉइसेस होती हैं। पेपर्स को क्रैक करना इतना मुश्किल नहीं है अगर आप उसको स्मार्टली करें तो। ठीक है ना। आइए इसका मेन प्रोसेस देख लेते हैं। हेमाटोक्रिट एस्टिमेशन मेथड्स। माइक्रो हेमाटोक्रिट मेथड होता है एक तो, यानी कि ये वो प्रोसेस हो गया जिसको हम मैनुअली करेंगे। और सेकंड होता है ऑटोमेटेड मेथड। माइक्रो हेमाटोक्रिट मेथड में हमें क्या होना चाहिए होता है, ईडीटी ब्लड सैंपल कैपिलरी ट्यूब में लिया जाता है। ईडीटी यानी ब्लड आपने ड्रॉ किया और उसके बाद जो पर्पल कलर की लैब की वाइल होती है उसमें डाल दिया। उसमें ईडीटी कोआगुलेंट होता है, जो ब्लड एंटी कोआगुलेंट होता है, जो ब्लड को कोआगुलेट नहीं होने देता। उसके बाद उसको कैपिलरी ट्यूब में डालने के बाद उसको सील करना है हमें, और 5 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज करना है। इससे क्या होगा, जो आरबीसी जो होंगे वो नीचे सेटल होते चले जाएंगे, और हमें वो मेजर करके निकालना होता है कि उनकी परसेंटेज ही हमें हेमाटोक्रिट बताती है। अच्छा, हम जो ये सेंट्रीफ्यूज करने के थोड़ी ही देर बाद हमें अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी होती है, क्योंकि ज़्यादा देर लिखेंगे तो हेमाटोक्रिट अपने आप और नीचे फॉलो होने लगती है। ठीक है। और सेकंड होता है हमारा ऑटोमेटेड मेथड। लार्ज लैब्स में ऑटोमेटेड मशीन्स होती हैं, हेमाटोक्रिट वैल्यू कैलकुलेट करती हैं, जिसमें आरबीसी काउंट और एमसीवी के बेसिस पर। देखिए, सेल काउंटर का नाम हर कोई जानता होगा जो भी इस लाइन में आया है। और अब 5 पार्ट्स हेल काउंटर जो आते हैं, उसमें जितने भी ब्लड के पैरामीटर्स होते हैं, आरबीसी, एमसीवी, एमसीवीएच, वो सब डिटेल में कैलकुलेशन करता है। तो प्रैक्टिकली अब ये मेथड आपको अपनी लैब में नहीं लगाना होगा, लेकिन जो आपका कॉलेज है वहाँ पे ये ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। नॉर्मल हेमाटोक्रिट की क्या वैल्यू होती है, मेल के लिए 45 ±5% होती है, फीमेल के लिए 41 ±5% होती है। इसमें देखिए, आपने हेमोग्लोबिन में भी देखा होगा या और भी टेस्ट में देखा होगा, आयरन रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं उनमें 4 से 5 कमी होती है फीमेल की। तो आप मेल की याद कर लीजिए, फीमेल की अंदर ऐसे भी लिख सकते हैं आप अगर भूल जाएं तो। इम्पोर्टेंस क्या होती है हेमाटोक्रिट की, कि इससे हम अनीमिया का अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं कि भाई ये जो पेशेंट है इसमें ब्लड की कमी आगे होने जा रही है। आरबीसी के मेन इंडाइसिस जैसे होते हैं एमसीएच, एमसीवी, एमसीएचसी, ये कैलकुलेट करना बहुत ईजिली हो जाता है, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है, उससे वो निकल जाते हैं। और इससे हमें एक रफ एस्टिमेट मिल जाता है हीमोग्लोबिन का। मेनली क्या होता है कि ऑटोमेटेड मशीन्स से कैलिब्रेट करना ईजी रहता है। ठीक है, नोट्स देख लेते हैं हम अपना। एमसीएच, एमसीवी और एमसीएच जैसे इंडाइसेस मैनुअली कैलकुलेट किए जा सकते हैं, लेकिन मॉडर्न लैब्स में ऑटोमेटेड एनालाइजर से मिल जाते हैं। तो आपको सिर्फ इनका इंटरप्रिटेशन याद रखना चाहिए, कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। इसका मतलब ये है कि इनका फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए एमसीवी की फुल फॉर्म क्या है, एमसीएच की फुल फॉर्म क्या है, एमसीएचसी की फुल फॉर्म क्या है। क्योंकि ये अगर आप एग्जाम में नहीं लिख के आएंगे फुल फॉर्म, तो इससे एग्जामिनर को इंप्रेशन जाएगा कि आपने केवल रटा है, आपने समझा नहीं है। और
प्रैक्टिकल में आपसे इनकी फुल फॉर्म ज़रूर पूछी जा सकती है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ अनीमिया बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। तो इसमें हमारा पहला हो गया माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। ठीक है, दो याद करने हैं, दो आपको इजीली याद हो जाएंगे। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक का मतलब, आप इनके नाम को तोड़िए। माइक्रो का मतलब हो गया छोटा, साइटिक मतलब सेल, यानी कि यहाँ आरबीसी छोटी होगी। फिर आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टर्म पे, हाइपोक्रोमिक। क्रोमिक का मतलब होता है रंग। रंग से आप याद कर सकते हैं कि इसमें हीम कम होगा, हीम कंटेंट कम होगा, और हाइपो मैंने बताई था कम, यानी कम आयरन। तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया में आरबीसी छोटी भी होती हैं और इनका रंग भी हल्का होता है, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट कम होता है। तो इसमें हमारी जो एमसीवी की वैल्यू आएगी वो 80 आएगी और एमसीएच की 27 आएगी, मतलब इससे लेस पे हमारा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक मान लेंगे। और इसका कारण होता है आयरन डेफिशिएंसी, थैलेसीमिया जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, या क्रोनिक ब्लड लॉस की सडनली आपको हेमरेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो एकदम आपका आरबीसी सारी वॉश आउट हो गई, और नई आरबीसी बनने में टाइम लगेगा, उनको मैच्योर होने में भी टाइम लगेगा। तो ये मेनली इंजरी आयरन डिफिशियंसी से होता है। सेकंड हो गया हमारा माइक्रोसाइटिक अनीमिया। माइक्रोसाइटिक अनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी का साइज तो सही होता है, बल्कि इनफैक्ट बड़ा हो जाता है, लेकिन उनके अंदर जो आयरन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होती है। ये जनरली तब होता है जब B12 में पेशेंट डेफिशिएंट हो, या विटामिन B12 का उसकी बॉडी एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही है। तो आरबीसी का फंक्शन तो सही चल रहा है, लेकिन डेफिशिएंसी वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट के एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया। फर्स्ट में छोटी थी आरबीसी, इसमें हमारी बड़ी है। थर्ड हमारा आ गया नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। नाम अगेन एक्सप्लेनेटरी है। नॉर्मो का मतलब होता है नॉर्मल, तो नॉर्मोसाइटिक का मतलब हो गया कि आरबीसी का साइज भी नॉर्मल है, और नॉर्मोक्रोमिक का मतलब हो गया कि सेल्स की कैपेसिटी भी अच्छी है। ठीक है, कलर नॉर्मल है उसका, लेकिन जो टोटल काउंट कम है वो कम है, यानी क्वांटिटी कम है, क्वालिटी बिल्कुल ओके है। ठीक है, आरबीसी का साइज और कलर नॉर्मल होता है, लेकिन काउंट कम होता है। ये तब होता है जब एमसीवी वॉल्यूम 80 से 100 के बीच में हो, एमसीएच वॉल्यूम 27 से 32 हो। तो हमारी लोअर रेंज मिल गई हमें 80 से अगर कम होगा तो हमारा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया हो गया। 80 से 100 के बीच में हमारा नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक हो सकता है। ऐसे ही हमारा एमसीएच की वैल्यू हम याद कर सकते हैं कि 27 से अगर कम होगी तो माइक्रोसाइटिक हो जाएगा, 27 से 32 के बीच में है तो हमारा नॉर्मोसाइटिक हो गया। ठीक है, और लास्ट हो गया हमारा डाइफॉर्मिक अनीमिया। डाइफॉर्मिक अनीमिया में दो टाइप के आरबीसी एक ही पेयर में दिखते हैं, कुछ माइक्रोसाइटिक होते हैं, कुछ मैक्रोसाइटिक होते हैं। यानी कि जो हमारा आरबीसी है उसकी ग्रोथ इवन नहीं है, या तो उनका साइज कम है या साइज ज़्यादा है। और आप हमेशा ध्यान रखो कि बॉडी के जो भी फंक्शंस होते हैं उसमें हर चीज़ बिल्कुल स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ की होनी चाहिए। कोई चीज़ बड़ी भी नुकसान देगी, ज़्यादा भी नुकसान देगी, और कम भी नुकसान देगी। उसकी एक आइडल क्वांटिटी जो डिफाइंड है वही आनी चाहिए। और इसका मेन रीज़न ये होता है कि आयरन और B12 की डिफिशियंसी, या फोलेट जिसको हम बोलते हैं, उसकी डिफिशियंसी। ठीक है, इस हमारा जो सेकंड था मैक्रोसाइटिक, ये जनरली B12 की डिफिशियंसी से ही था। और डाइमॉर्फिक अनीमिया में हमारा आयरन भी डेफिशिएंट है और B12 भी डेफिशिएंट है। ठीक है ना, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है अनीमिया। और 4 टाइप के अनीमिया एक्सप्लेन करने एग्जाम में आ सकते हैं, यानी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत है कि देखिए, एक तो छोटा चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, आपने ज़्यादातर चीज़ें इसमें से पढ़ रखी हैं, और 2 शॉर्ट इसमें से कम बन रहे हैं, या एक प्रैक्टिकल का लॉन्ग बन रहा है, एक आंसर का शॉर्ट बन रहा है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया पूछा ही पूछा जाएगा, अगर मतलब ऑल्टरनेट कर दिया जाएगा, या तो आपसे ये प्रैक्टिकल के वाइवा में पूछ लिया जाएगा और वो थ्योरी में दे दिया जाएगा। तो इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है, इजी चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो गया, और उसको ढंग से तैयार करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।